बच्चों, आज मैं एक बार फिर से आपके सामने अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन के थ्योरी के शुरू के 3 क्वेश्चन दोबारा आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। कई बच्चों ने ये पूछा, भैया हमें पीछे कुछ प्रॉब्लम से ठीक से समझ में नहीं आया, तो ठीक है, आज एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। थ्योरी अगर आप समझे तो आपको प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन करने में आसानी जाएगी। और ये केवल एक चैप्टर नहीं है, ये एक पूरी यूनिट है। अगर 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी में हम लोग सिलेबस पे ध्यान दें तो टोटल 7 यूनिट है, और 7 में से ये आप लोगों की फर्स्ट यूनिट है। और फर्स्ट यूनिट में केवल एक ही चैप्टर है, यानी आप इसे केवल चैप्टर नहीं, एक यूनिट मान के चले। और 10 नंबर 10 मार्क्स एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। हम हाथ के साथ ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी भी करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल्स जब स्टार्ट हो गए, स्टार्ट क्या, मुझे प्रैक्टिकल स्टार्ट करना ही है आपके, बस अगले 2 वीडियो के बाद में प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दूंगा। इस वीडियो में आप कम से कम 3 क्वेश्चन पे ध्यान दे दें, ठीक है। तो आज मैं आपको 3 क्वेश्चन समझाऊंगा। इस चैप्टर का नाम है लाभ न कमाने वाली संस्थाएं। लाभ न कमाने वाली संस्थाओं से आशय, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की विशेषताएं और लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के आय और व्यय के साधन। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर 2 क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा, और फिर हम इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए आपको पूरा ध्यान देना है और इस वीडियो को अच्छे से देखना है। तो आप लोग अपना अगला क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ मैं समझाने जा रहा हूँ। लाभ न कमाने वाली संस्थाओं से क्या आशय, ठीक है। ये देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाने की कोशिश की थी। संस्थाएं जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। व्यापारिक संस्थाएं, दिखा, व्यापारिक संस्थाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है। मतलब इनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। हमारे आसपास जितनी भी संस्थाएं हैं, किराना दुकान, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, ये सब लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, लाभ कमाना। ये अपने व्यापार के शुद्ध परिणाम जानने के लिए व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा बनाती है, जो आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। मतलब 11th क्लास में आप लोगों ने जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं वो सब लाभ कमाने वाली संस्थाओं के थे, जिनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, भैया लाभ कमाना और लाभ ही कमाना। इनको हानि भी होती है, लेकिन वो हानि को रिकवर करने की कोशिश करती है। ऐसी संस्थाएं केवल अपने बारे में सोचती है और अपना लाभ, अपना हित, यही इनका उद्देश्य होता है। पर 12th क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लाभ न कमाने वाली संस्थाएं। आपका चैप्टर है लाभ न कमाने वाली संस्थाएं। लाभ न कमाने वाली संस्थाएं, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं। लाभ न कमाने वाली संस्थाएं अर्थात गैर व्यापारिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती है। देखो, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं का दूसरा नाम है गैर व्यापारिक संस्था। व्यापारिक जो व्यापार करती है, और गैर व्यापारिक जिनका व्यापार से कोई संबंध नहीं होता। लाभ न कमाने वाली संस्थाएं अर्थात गैर व्यापारिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती है जिनका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाने की बजाय समाज कल्याण करना होता है। बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ छुपा हुआ है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, लाभ कमाने की बजाय समाज कल्याण और पारमार्थिक गतिविधियां संचालित करना होता है। मतलब ये समाज कल्याण, जन सुविधा,
लोगों की सुविधा के हिसाब से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, जनता की सेवा करना, समाज कल्याण करना होता है। आप बोलेंगे ऐसी संस्थाएं कहाँ होती है? ऐसी संस्थाएं हमारे आसपास होती ही है, कई जगह फैली होती है, और हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन संस्थाओं से लाभ कमाते हैं, हमें इनसे फ़ायदा होता है। पर हम आज वही चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि लाभ न कमाने वाली संस्थाएं क्या होती है। लाभ न कमाने वाली संस्थाएं गैर व्यापारिक संस्थाएं होती है, जिनका उद्देश्य लाभ कमाने की बजाय समाज कल्याण करना होता है, पारमार्थिक गतिविधियां संचालित करना होता है। मनोरंजन हेतु बनाए गए क्लब, साहित्य परिषदें, वाचनालय, पुस्तकालय, धार्मिक क्षेत्र के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चिकित्सा के लिए औषधालय, शैक्षणिक क्षेत्र के महाविद्यालय, विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कमेटी, ये सभी तो है जो आपके आसपास है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, इनका उद्देश्य समाज की सेवा करना, जनता की सेवा करना होता है। अतः इन्हें लाभ न कमाने वाली संस्थाएं कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब वे सारी संस्थाएं जो देश में, प्रदेश में, हमारे शहर में, हमारे आसपास समाज कल्याण के लिए स्थापित की जाती है, वो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं होती है, जिनका उद्देश्य समाज का कल्याण करना होता है। आप में से कई स्टूडेंट इसी संस्थाओं से जुड़े भी होंगे। मंदिर समिति, मस्जिद कमेटी, गुरुद्वारा समिति, या कोई संस्थान जो समाज सेवी संस्थान जो समाज में कल्याण का कार्य करते हैं, ये सब संस्थाएं लाभ न कमाने वाली संस्थाएं कहलाती है। अब शायद आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, जो मैंने बताया आपको कि ऐसी संस्थाओं की विशेषताएं क्या होती है। ये 9 विशेषताएं आप लोगों के सामने हैं। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। आपको रिमाइंड कीजिए, इस संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। ये सर्वसाधारण या जनता को या जनता के किसी एक समूह विशेष को शिक्षा देती है, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराती है, खेल और मनोरंजन आदि सेवाएं देती है। ये सारी सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, या तो ये निःशुल्क देती है या नाम मात्र की दरों पर देती है। नाम मात्र की दर मतलब बहुत कम दरों पर देती है अन्य संस्थाओं के मुकाबले। इसी उद्देश्य से स्थापित की जाती है। इनका अस्तित्व इनके सदस्यों से पृथक होता है, अर्थात इनके सदस्य अलग होते हैं और संस्थाएं अलग होती है। संस्था का सदस्य से कोई संबंध नहीं होता, केवल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और संस्था के सदस्य को संस्था के नाम से पहचाना नहीं जाता। इन दोनों में भिन्नता होती है, इनका अस्तित्व अलग अलग होता है। इन संस्थाओं का प्रबंध यानी मैनेजमेंट किसी निर्वाचित या मनोनीत कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है। मतलब इनमें जो सदस्य होते हैं एक यूनिट बनाकर, एक समूह बनाकर कार्य करते हैं, और इनका चुनाव किया जाता है। नॉर्मली चुने हुए सदस्य होते हैं। ये संस्थाएं पारमार्थिक न्यास मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह, एक चैरिटी संस्थान की तरह कार्य करते हैं। सोसाइटी के रूप में स्थापित की जाते हैं, समूह के रूप में कार्य करते हैं। इन संस्थाओं में आर्थिक अंशदान देने वाले लोगों को, आर्थिक अंशदान मतलब पैसे की मदद करने वाले लोगों को सदस्य कहा जाता है। मतलब जो यहाँ पैसे की मदद करते हैं वो इनके सदस्य कहलाते हैं। इन संस्थाओं में आय के प्रमुख साधन, अब ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल से कनेक्टेड है कि भैया इन संस्थाओं के पास पैसा आता कहाँ से, जब ये देश की इतनी सेवाएं करती है तो चंदा। चंदे के बारे में आप सब लोगों ने सुना है। चंदा, दान जो स्वेच्छा से दिया जाता है, चंदा जो या तो जमा किया जाता है या लोगों से मांगा जाता है, दान जो स्वेच्छा से दिया जाता है। इन संस्थाओं के पास चंदा और दान, ये दोनों प्रकार की आय सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इनसे इनके पास राशि प्राप्त होती है। राजकीय सहायता मतलब प्रशासन से, किसी विधायक से, किसी सांसद से मिलने वाली मदद। विनियोग कर ब्याज, अपने पास के पैसे को कहीं विनियोग कर देती है, इन्वेस्ट कर देती है, जिस पर इन्हें ब्याज मिलता है। ये संस्थाएं अपनी वार्षिक बचत
या कमी को पूंजी कोष में समायोजित कर लेती है। मतलब अगर किसी निश्चित अवधि के बाद इनके पास पैसा या राशि बच जाए तो उनकी बचत होती है और ये उसे अपने पूंजी कोष में, मतलब उसका एक कोष बना देती है भविष्य में, जिससे फ़ायदा उठाया जा सके। और ऐसा नहीं कि इनको हमेशा बचत होगी, इनको कभी कभी पैसों की कमी भी हो सकती है, जो वो पिछली की बचतों में से उसकी भरपाई करती है। इन संस्थाओं द्वारा लेखांकन के लिए प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठा बनाया जाता है, जो हम लोग इस चैप्टर में प्रैक्टिकल के तौर पर बनाएंगे। और अगले क्वेश्चन पर जाने के पहले आखिरी पॉइंट, ये अपना हिसाब किताब रोकड़ पद्धति पर रखती है। रोकड़ पद्धति का मतलब होता है ये नगद प्रणाली अपनाती है, क्योंकि यहाँ अधिकतर लेन देन नगद होते हैं। ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन जो है, जो इसी से रिलेटेड है कि भाई लाभ न कमाने वाली संस्थाएं जो होती है, इनके आय के साधन कौन से होते हैं और व्यय के साधन कौन से होते हैं, ये मैं आपको सीधे प्रैक्टिकल पे ले आया हूँ। और अगर इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दे दोगे तो आप आसानी से इसके प्रैक्टिकल समझोगे। आय के साधन, आय के साधन, आय मतलब इनके पास पैसा आता कहाँ से है, तो सबसे पहले इनकी आय का जो साधन है वो है चंदा। चंदा और दान, ये दो चीज़ें इनके लिए महत्वपूर्ण साधन है जिनसे इनके पास राशि आती है। उसके बाद सदस्यता शुल्क होता है। इसमें जो भी लोग सदस्य बनते हैं वह अपने स्तर पर प्रति माह, प्रति वर्ष, 3 माह बाद, 6 माह बाद एक निश्चित राशि जमा करते हैं, एकत्रित करते हैं, सदस्यता शुल्क कहते हैं। जैसे संस्था में 100 सदस्य हैं, हर सदस्य प्रति माह 100 रुपये देता है, तो इस प्रकार इनके पास कुछ मात्रा में पैसा आ जाता है, उसे सदस्यता शुल्क कहते हैं। चंदा इन्हें या कई जगह से मांगना पड़ता है। सदस्य शुल्क इसके सदस्य स्वयं जमा करते हैं। प्रवेश शुल्क, अगर इनकी संस्था में कोई नया सदस्य आना चाहता है या आ रहा है तो उससे संस्था में सदस्य बनने के लिए जो राशि ली जाती है वो प्रवेश शुल्क माना जाता है और वो इनकी आय मानी जाती है। भेंट या उपहार, इन्हें कई जगह से भेंट प्राप्त होती है, उपहार प्राप्त होते हैं। राजकीय सहायता, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, स्थानीय प्रशासन से इन्हें जो मदद मिलती है। विनियोग की आय, मतलब साफ है कि ये अपने पास की जमा राशि को कई जगह विनियोग कर देती है और उनसे उन्हें आय मिलती है। मनोरंजन और खेलकूद की गतिविधियों से संचालन से आय, कई प्रकार की खेलकूद गतिविधियां संचालित करती है जिससे उन्हें पैसा प्राप्त होता है। व्यय की मदद, अब व्यय यानी खर्चा, तो कॉमर्स के बच्चों को तो खर्चों के बारे में बताइए। संस्थाएं जब इतनी बड़ी बड़ी गतिविधियां करती है तो वहाँ कुछ तो खर्चा होता होगा, जैसे कार्यालय व्यय, वेतन, मजदूरी, समाचार पत्र, खेल संबंधी उपकरण खरीदना, किराया देना, लेखन सामग्री, प्रकाश व्यवस्था, टेलीफोन आदि। ठीक है।